Hello aspirants, welcome to Easy Spy, the Hindu analysis. Today the date is June 20, so let's get started. आज के न्यूज़पेपर में ना एक खास बात है दैट यहाँ पर जो दो तीन इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं, जब आप उनका डिस्कशन आज सुनोगे वो आपको डिस्कशन की तरह नहीं लगेगा बल्कि वो एक प्रॉपर रिवीजन की तरह लगेगा बिकॉज इसमें आई हुई लगभग हर बात हम लोग ना सिर्फ कर चुके हैं बल्कि मैं आपको अच्छे से याद भी करवा चुका हूँ। अगर आपने एक भी न्यूज़ डिस्कशन मिस नहीं किया है इस बार प्रीलिम से, तो आई एम श्योर कि ये आज जो डिस्कशन हमारा होगा आपको 100% ऐसा लगेगा दैट ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से याद है। एंड इससे आपको रियलाइज़ होगा कि न्यूज़ डिस्कशन इज़ नॉट समथिंग कि आपको कंटेंट दिया जाए, वो तो आपको वैसे भी मिलता ही है, ठीक है, वो तो भरा हुआ है पूरे मार्केट में। बट द थिंग इज़ कि कैसे हमें चीज़ें कम से कम एफर्ट्स के साथ हम याद रख सकें। ओके, तो ये चीज़ें आपको आज के डिस्कशन में बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। इस वॉर पे अभी बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज ये तो रुकने का नाम लेना नहीं है, लेकिन बस इस पूरी वॉर में एक चीज़ समझ में आती है दैट ट्रंप का एटीट्यूड बहुत एम्बिग्यूअस है। ठीक है, उसे खुद नहीं पता होता है कि वो आज क्या बोल रहा है और कल क्या बोल रहा है, और बहुत ही यू कैन से कि इस टोन में बोलता है दैट यू कांट कंक्लूड एनीथिंग। एक तरफ वो उसने कहा कि हम खामेनी के अभी असैसिनेशन को हमने रोक दिया है। ही लिटरली सेड दैट आई वीटो the Israel decision to assassinate the Iranian supreme leader. ओके, बट उन्होंने साथ में ये भी कहा दैट वी नो द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर ही इज स्टेइंग एंड वी कैन टेक हिम आउट ऑन एनी डे। राइट, तो अभी के लिए फ़िलहाल ये इस वॉर पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ईरान के बारे में उसकी तीन प्रॉक्सीज हमास, हिजबुल्ला एंड हाउदी रेबल्स, इनके बारे में हमने बात कर ली है। रेड सी पे हाउदी रेबल्स ने ट्रबल क्रिएट किया तो हमारे पास जाने का रास्ता एक ही बचा, केप ऑफ गुड होप से जाने का। अब दूसरा जो पर्शियन गल्फ थी जहाँ से हम लोग काफ़ी सारा ऑयल और गैस लेते हैं, स्पेशली गैस, ऑयल तो फिर भी हम बहुत सारा रशिया से ले रहे हैं, बट गैस के रिस्पेक्ट में उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से दो चीज़ें पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है। एक है ऑयल प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो जा रहे हैं और दूसरा है गोल्ड प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो रहे हैं। ओके, तो बात उस मैप की हमने की थी, रेड सी, बाबल मंडेब, उसके बाद यहाँ पे यमन, हाउदी रेबल्स, इधर है ओमान, ओमान के साथ हमारा गैस को लेके बहुत 25 साल का डील है। ठीक है, इधर आ जाते हैं आपके कुवैत एंड कतर जहाँ पे हमारे काफ़ी सारे रिपैट्रिएशन का एंगल आता है। ये है पूरा पर्शियन गल्फ, यहाँ पर है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और ये अगर लॉक होती है कल को, ठीक है, तो फिर ये प्राइसेस और तेज़ी से बढ़ेंगे। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इसलिए अभी इनमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि इस वॉर का कुछ शॉर्ट नतीजा निकल के नहीं आता। ओके, और हो क्यों रही है? सिंगल गोल है, ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोकने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस तरह की जो थियोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं, ओके, या कोई भी अथॉरिटेरियन रिजीम, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, इनके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी चीज़ें होना ठीक नहीं है। ओके, पाकिस्तान ठीक है, कहने के लिए हम कह सकते हैं कि वो भी कुछ कुछ अपना थियोक्रेटिक टाइप का ही है, लेकिन एटलीस्ट वो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक डेमोक्रेसी है, एटलीस्ट वो शॉर्ट पूरी तरीके से इस्लामिक रूल के हिसाब से नहीं चलता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ फिर भी थोड़ा सेफ माना जाता है इस तरह के बॉम्ब्स, लेकिन अथॉरिटेरियन रिजीम एंड थियोक्रेटिक स्टेट, इनके साथ ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ओके, तो जब उस पर आगे बात होगी तब हम बात करेंगे। यहाँ पर ये जज साहब थे जिनके घर में पैसे मिले थे, कैश के बंडल, और यहाँ पे पुलिस और जो ऑफिशियल्स थे उस टाइम पर, उन पे सीरियस क्वेश्चन मार्क उठता है कि आखिर आपने सारे एविडेंसेस मिटने कैसे दिए। सॉरी, आपने कोई वीडियोग्राफी नहीं की कि आपको वहाँ पर क्या मिला क्या नहीं मिला, बट एनीवे हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट यहाँ पर सबसे बुरा क्या हुआ था दैट इनका सिर्फ एक ट्रांसफ़र कर दिया गया था मामूली सा, ठीक है। उसके बाद जाकर फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनका जब ट्रांसफ़र हो गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो वहाँ पे उनको कहा कि एक काम कीजिए, इनको कोई भी वर्क एलोकेट मत कीजिए अभी। फिर इंक्वायरी कमीशन बैठा इनके अगेंस्ट, फिर उस इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि नहीं नहीं, दिस मैन इज़ कल्प्रिट और इनको बिल्कुल रिमूव करना चाहिए। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने आपसे कुछ दिन पहले डिस्कस किया था इन हाउस प्रोसीजर, क्योंकि वो तो अपनी जगह है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज इम्पीचमेंट। ओके, वो बात की बात है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन बना रखी है दैट इज़ कॉल्ड एज इन हाउस प्रोसीजर। यहाँ पे खुद 3 जजेस बैठ जाते हैं इन्हीं के, और वही पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वही आगे चल के पूरा रेकमेंड करते हैं कि इस जज के खिलाफ क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, तो हम लोग इस प्रोसेस को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे, थोड़े दिन पहले भी हमने किया था। फर्स्ट स्टेप होती है रिसीविंग ए कंप्लेन।
कंप्लेंट मे बी मेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, या फिर डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट अगर कंप्लेन करते हैं तो ही विल फॉरवर्ड दिस कंप्लेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर कंप्लेंट फालतू लगती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो ज़्यादा सीरियस नहीं है तो। और अगर सीरियस है तो फिर सेकंड स्टेज पर जाएंगे हम, दैट इज़ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी। अभी कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हो रही है, ठीक है, कोई कमेटी नहीं बनेगी, सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी देखी जाएगी। CJI में सी के रिपोर्ट फ्रॉम द कंसर्न हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट ली गई इनके केस में। इफ़ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस रेकमेंड्स ए डीपर प्रोब देन CJI विल रिव्यू, जो रिपोर्ट दी है दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस रिपोर्ट को और जज का जो भी स्टेटमेंट रहा है उसको रिव्यू किया जाएगा, और उनको लगता है कि चलो इसमें काफ़ी कुछ सब्सटेंस है, तो फिर हम लोग फॉर्म करेंगे एक इंक्वायरी कमेटी। ये होगी 3 मेंबर की कमेटी, जिसमें 2 होते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कोई भी 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लाया जाएगा, और 1 हाई कोर्ट के जज को। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो प्रोसीजर कमेटी फॉलो करती है उसको कहेंगे नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल यानी कि ये आपके वो जो हुआ करते थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बाद में रिप्लेस हो गए भारतीय नागरिकता साक्ष्य, ओके, इनसे। तो ये इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है। जस्ट लाइक आर NGT, हमारा NGT कैसे काम करता है, ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। उसी तरीके से हमारा NHRC कैसे काम करता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। दे आर नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लिस्टेड इन दिस, ओके, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इससे बाउंड नहीं है, वो नेचुरल जस्टिस का प्रोसीजर फॉलो करते हैं यहाँ पर। देन 4th स्टेज पर इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। The committee submit a report to the Chief Justice of India stating whether the allegations have merit and the misconduct warrants the removal proceedings। अब अगर यहाँ पे रिमूवल प्रोसीडिंग्स की बात आती है तो 5th स्टेज पे पोस्ट इंक्वायरी एक्शन देखे जाएंगे। इफ़ द मिसकंडक्ट इज नॉट सीरियस देन CJI में एडवाइज द जज एंड प्लेस द रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, यहाँ पे वो सिर्फ एक वार्निंग देके छोड़ सकता है। लेकिन अगर मिसकंडक्ट सीरियस रहे तो यहाँ पे CJI एडवाइस करेंगे इस जज को कि आप खुद ही रिज़ाइन कर दीजिए या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। अगर जज रिफ्यूज़ करता है कि मैं नहीं लूँगा तो फिर CJI डायरेक्ट करेंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को टू स्टॉप असाइनिंग जुडिशल वर्क। इस स्टेज तक ये मैटर पहुंच चुका था, ये जो जस्टिस वर्मा का केस है वहाँ पर CJI ने डायरेक्ट किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि आप इनको कोई काम मत दीजिए, कोई केस मत दीजिए इनको। इफ़ द जज स्टिल नॉट रिजाइन देन CJI इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडिंग द रिमूवल प्रोसीडिंग्स। और ये रिमूवल प्रोसीडिंग्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, जो कि मेंशन है अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 4, और अगर हाई कोर्ट का जज का मैटर हो तो आर्टिकल 218, ओके। ये दोनों आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिसका प्रोसेस आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होगा, उसको मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ओके। 2 ही ग्राउंड पे रिड्यूस कर सकते हैं, प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इम्पीचमेंट प्रोसेस में यहाँ पर आपको दोनों हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में, स्पेशल दैट इज 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग मस्ट अप्रूव इट एंड द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर मस्ट एक्सीड 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, दैट इज स्पेशल मेजोरिटी, ओके। स्पेशल मेजोरिटी से ये रेजोल्यूशन पास होगा, और अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है मोशन को तो प्रेसिडेंट इशू करेंगे ऑर्डर फॉर जज रिमूवल। एंड इफ पार्लियामेंट इज डिसॉल्व या इसका टर्म अभी खत्म हो गया होगा तो फिर मोशन ऐसे में फेल हो जाएगा, ठीक है, अगर बीच में डिसॉल्व हो जाता है हाउस। अब आप एक बार फिर से पीछे आइए, यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर वो जज रिज़ाइन कर दे या रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, उसके अगेंस्ट इंक्वायरी, उसके अगेंस्ट एलिगेशन सब बंद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और ये रिकमेंडेशन दिया गया करप्शन को रोकने के लिए, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी बनी थी उसने भी कहा था दैट चाहे यहाँ पे जज रिटायर हो जाए या रिज़ाइन कर दे, वो करप्शन केस उसके अगेंस्ट क्लोज नहीं होना चाहिए। दिस करप्शन केस शुड बी टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है। अदरवाइज तो ये होगा कि करप्शन करते रहो और अगर कभी बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाए, पकड़े जाओ, तो चुपचाप रिज़ाइन कर दो और निकल लो वहाँ से, और यही होता है मेजॉरिटी, ओके। तो ये एक वे फॉरवर्ड बन के आता है हमारे पास। फर्दर स्टेप्स में हम इसको लिखते हैं जब भी जुडिशियल करप्शन पे बात करते हैं, दैट करप्शन केस क्लोज नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि उस जज ने रिज़ाइन कर लिया है या रिटायर हो गया है। दिस करप्शन केस शुड गो ऑन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, ओके। चलिए आगे चलते हैं हम। किलाड़ी,
ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। यहाँ पर सबसे बुरी बात जो है ना वो है सेंटर का एटीट्यूड। अब यहाँ पे मैं मोदी सरकार को टारगेट नहीं कर रहा क्योंकि वो इस किलाड़ी एक्सकेवेशन में ये कल्प्रिट है, लेकिन इससे पहले एक और एक्सकेवेशन हुए थे सनौली में। ठीक है, वहाँ पर सबसे शॉकिंग बात ये थी कि करीब 3000 साल पीछे जाकर, ओके, जबकि हम लोग मानते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड जो है वो शुरू हुआ अराउंड 1500 BC। ओके, लेकिन आपको करीब 2500 से लेके 3000 साल पीछे तक कुछ टॉयज़ मिलते हैं टेराकोटास के जो रथ बने हुए हैं। जो आप रथ देखते हो ना वो टीवी सीरियल्स में, घोड़े और साथ में प्रॉपर एक कैरियट लगा होता है। ओके, तो इस तरह के रथ के मॉड्यूल्स मिलने से ये समझ में आया था कि यार शायद कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री सही नहीं है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखते नहीं हैं। ऋग्वेदिक एज हमारी शुरू हो रही है 1500 BC से, तो फिर आखिर इतने पीछे जाकर ऋग्वेदिक टाइम से भी सॉरी इंडस वैली के टाइम से पीछे जाके हमें इस तरीके के चैरियोट्स कैसे देखने को मिल रहे हैं, हॉर्स ड्रिवन चैरियोट्स। इवन वहाँ से तलवारें भी मिली, ठीक है, आयरन की। तो ये माना गया कि शायद ऋग्वेदिक की एज सिर्फ 1500 नहीं हो सकती, इसके भी पीछे हो सकती है। और अगर इसके भी पीछे जाएंगे तो फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की एज और पीछे जानी चाहिए। बट उस टाइम भी यही हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उस टाइम इस रिपोर्ट को काफ़ी साल तक दबा के रखा गया और वहाँ के एक्सकेवेशन की एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं दी गई। ओके, नेक्स्ट इज, यही हरकत अब मोदी सरकार ने की है किलाड़ी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जब एक्सकेवेशंस हुए तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे आयरन इक्विपमेंट्स मिले, जो ये दिखाता है कि ये जो जिसको हम संगम एज कहते हैं 300 BC टू 300 AD, दिस इज़ नोन एज संगम एज इन साउथ इंडिया। लेकिन यहाँ से हमें जिस तरह के एक्सकेवेशन में चीज़ें मिली, ये माना गया कि संगम एज 600 BC नहीं, ये कहीं ना कहीं 600 BC के अराउंड शुरू हो चुकी होगी। एटलीस्ट करीब 300 साल पीछे ले जा सकता है ये संगम एज की हिस्ट्री को। ओके, अब किलाड़ी से एक जो सबसे अजीब जो चीज़ मिली कि यहाँ पर कोई भी रिलीजियस सिंबल्स टाइप की चीज़ें मिली नहीं, यानी कि ये सोसाइटी जो रही होगी उस टाइम साउथ इंडिया में संगम एज में, ये सेक्युलर सोसाइटी थी। अब यहाँ पर जो तमिलनाडु की सरकार है DMK, उसका ये एलिगेशन है कि ये जो BJP की गवर्नमेंट है सेंटर में, वो हर वक्त ये दिखाना चाहती है कि हिंदू धर्म का इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा इस सोसाइटी पर, पूरे लैंड मास पर, साउथ इंडिया में भी नॉर्थ इंडिया में भी। तो ये इन सेक्युलर चीज़ों से डर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए इसकी रिपोर्ट को ये पब्लिश नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर इनका कहना है कि आप हमारे तमिल कल्चर पे अटैक कर रहे हो अगर आप किलाड़ी एक्सिबिशंस की रिपोर्ट ASI पब्लिश नहीं करता है तो। द यूनियन गवर्नमेंट डिसीजन टू नॉट पब्लिश द किलाड़ी एक्सिबिशन रिपोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट लैक्ड सफिशिएंट एविडेंस। ओके, तो ये चीज़ मैंने पहले भी आपको कराई थी, ये कोई आज से न्यूज़ में नहीं आया है, ये साल भर से न्यूज़ में रहा है, 2-3 साल से न्यूज़ में रहा है। पहले तो ये साइट है कहाँ पे, तो ये आपकी वाईगई रिवर के अक्रॉस लोकेटेड है, मदुरई के पास। ओके, और इसमें जो चीज़ हमारे काम की है वो बस इतनी सी है दैट यहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं रिलीजियस सिंबल के। ओके, तो साउथ इंडिया में खासकर तमिलनाडु में हमेशा से ये एलिगेशन रहा है कि ये जो ब्राह्मणिज्म, देखिए हिंदू वर्ड जो है ना ये बहुत लेट आया है। उससे पहले जब इंडिया में रिलीजियस प्रैक्टिसेस चल रही थी आफ्टर लेटर वैदिक एज, तो ये पूरी तरीके से सिर्फ एक ब्राह्मण अलग ही एक रिलीजन माना जाता था। हिंदुइज्म टर्म यहाँ पे कॉइन नहीं हुआ था, हिंदुइज्म टर्म बहुत लेट कॉइन हुआ है। पहले ये ब्राह्मणिज्म एक अलग रिलीजन की तरह ही चल रहा था, और फिर ये माना गया कि जैसे जैसे ये आगे आते गए और साउथ इंडिया का इन्होंने किया आर्यनाइजेशन। अब मुझे जज मत करना, मैं आपको बस वही पढ़ा रहा हूँ जो बुक्स में लिखा है हिस्टोरियंस ने। ओके, कि साउथ इंडिया का दैट इज द्रविडियन लैंड का द्रविडियन लैंड का आर्यनाइजेशन किया गया यहाँ पे ब्राह्मणिज्म के थ्रू। लेकिन अब क्योंकि यहाँ के एक्सिबिशन ऐसा दिखाते हैं कि यहाँ तो कोई रिलीजियस सिंबल ही नहीं है, ओके, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अराउंड 300 BC ये पूरी तरीके से एक सेक्युलर सोसाइटी थी। और जो तमिलनाडु के पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा कहते हैं कि ये जो नॉर्थ इंडिया से आया हुआ रिलीजन है इसको हम लोग नहीं मानते ज़्यादा, ये जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस है वी डोंट केयर अबाउट दिस। ओके, सो दिस इज़ वन थिंग, ये दिखाता है कि संगम एज में जो हमारी सोसाइटी रही होगी वो काफ़ी हद तक सेक्युलर रही होगी। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिली हैं, जो जैसे ये आइवरी डाइज, ठीक है, ये माना जाता है कि थोड़े एलिट लोग वगैरह खेलते थे इस गेम को। चौसा जो आपने देखा युधिष्ठिर वाला केस, ठीक है, तो ये काफ़ी वाइब्रेंट सोफिस्टिकेटेड इवन अर्बन सोसाइटी रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें अर्बन प्लानिंग के एविडेंस भी मिलते हैं इसमें।
ओके। देन यहाँ पर पॉटशर्ट्स जो हैं उन पे मिली है हमें तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस। तो ये दिखाता है कि अगर तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट जानते थे ये लोग, तो यानी कि काफ़ी हाईली लिटरेट सोसाइटी भी रही होगी साउथ इंडिया में। ओके। उनका एस्ट्रोनॉमिकल सेंस भी हमें देखने को मिलता है, बिकॉज जो ग्रेफिटी है, ग्रेफिटी यानी कि जो आपकी ये पॉट्स वगैरह होते हैं ना, उन पर डिज़ाइन वगैरह बना दी जाती हैं, ठीक है। तो उनमें ग्रेफिटी में हमें सन एंड मून के डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स कि इनका एस्ट्रोनॉमिकल सेंस भी कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहा होगा। Okay, so this Kiladi excavation, they are crucial for understanding the transition from the Iron Age to the early historic period and subsequent cultural development in Tamil Nadu. इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आप इसकी रिपोर्ट को पब्लिक करें। क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये जो है ना आपका, ये जितना एविएशन सेक्टर वगैरह में जितना कुछ हुआ है अभी इस डेथ के बाद, ये मैं आपको ना अलग से एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में करवा दूंगा, ठीक है। मैं ये सब बहुत जल्दी शुरू कर चुका होता, लेकिन थोड़ा हेल्थ ठीक ना होने की वजह से मैंने डिले ज़रूर किया है, बट हम जल्दी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू करेंगे। और उसकी ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि न्यूज़पेपर डिस्कशन जो है ये काफ़ी लेंदी हो जा रहा है, जो बच्चे वो पूरा देख नहीं रहे हैं। ओके, तो मैं इसको कट डाउन करके हम कैसे भी करके इसको 40 मिनट्स तक ले आएंगे। एंड जिन आर्टिकल्स को हमें इन डेप्थ लेना होगा वो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में एट द नाइट, ओके, सेपरेटली करेंगे इसको। चलो, यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, स्पेशली केदारनाथ एरिया में। ये जो हमारा 4 धाम वाली यात्रा है, ठीक है। तो इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हमारे नज़र में आता है, दैट फ़िलहाल के लिए हमें ये जब इस तरह का मौसम होता है, मानसून आ रहा होता है, तो उस टाइम पे हमें सर्विसेज को रोक दें, उसी में भलाई है। उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं इसका, ठीक है। बाकी ओवरऑल एविएशन सेक्टर की बात मैं आपके साथ सेपरेटली करूँगा। अब हम आते हैं इंडियन डिप्लोमेसी पे। अब यहाँ से मैं चाहूँगा इस आर्टिकल को सुनने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें से कितनी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता थी और याद थी प्रॉपरली, ओके। क्योंकि डिस्कशन का मतलब ही तब निकलता है जब वो चीज़ें आपको याद रही हों। ये नहीं कि बस यहाँ पे देखोगे कि हाँ हाँ ये पढ़ा था, सुना था, याद है, ठीक है। याद होना चाहिए प्रॉपर, ताकि आपके अंदर वो रिफ्लेक्ट हो कि चीज़ें कितनी क्रिस्टल क्लियर है आपको। इट शुड नॉट बी कि हाँ बस पढ़ा था तो देख के याद आ गया। चलो, India received condolences and statements condemning the Pahalgam terror attack from all quarters, but not the kind of unequivocal support. तो यहाँ पे देखिए, पहलगाम अटैक हुआ, कई कंट्रीज़ ने इंडिया को सिंपैथी भी दी। अब पहले मैं एक बार मोदी जी की एक हरकत और बताऊंगा आपको। अभी जब वो कनाडा नहीं, फ्रांस के प्रेसिडेंट से मिले, तो फ्रांस के प्रेसिडेंट अंदर से जो सोर्सेज बताते हैं वहाँ के, कि दैट फ्रांस के प्रेसिडेंट यहाँ पे आके वो कॉन्डोलेंस देना चाहते थे जो अभी ट्रेजिक एयर क्रैश हुआ हमारा, लेकिन वो कुछ बोलते उससे पहले मोदी जी ने पूछ लिया आजकल आप ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं। और ये क्यों पूछा? क्योंकि अभी इन मैक्रोन का इनका एक वीडियो आ गया था जिसमें इनकी वाइफ इनके चेहरे पे ऐसे मारते हुए रिकॉर्ड हो गई थी, एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। तो कई क्रिटिक्स ने इस बात को क्वेश्चन किया कि सीरियसली आ प्राइम मिनिस्टर केयर अबाउट द पीपल, द लॉस ऑफ लाइफ, इवन व्हेन समवन एल्स वाज कमिंग टू show his empathy towards you, you were cracking a joke that आप एक्स पे बहुत एक्टिव रहते हैं आजकल। क्योंकि इनकी वाइफ ने एक वीडियो में इनको थप्पड़ मारते हुए रिकॉर्ड हो गई थी, प्यार से, उतना कोई नफरत वाला थप्पड़ नहीं था। वैसे मैक्रोन का अगर आप देखेंगे ना, ही इज़ जस्ट 47 ईयर्स, ओके, 47 ईयर समथिंग। एंड उनकी जो वाइफ हैं वो 72 ईयर्स की हैं, और इनकी वाइफ के जो ऑलरेडी पहले से बेटे हैं, स्टेप सन, दे आर अराउंड 48 ईयर्स। तो इवन यू कैन से कि द स्टेप डैड इज़ यंगर दैन द स्टेप सन, ओके। तो उनकी सोसाइटी थोड़ी अलग ही चलती है। एनीवे, चलो एक बात पहले हम अपने काम की बात पे आते हैं, ओके। पहले मुझे ये बताओ, 2019 के पहले हमारे यहाँ काफ़ी कुछ हुआ, जैसे उरी अटैक, ठीक है, हमने इसका रिवेंज लिया। उसके बाद पुलवामा अटैक, हमने इसका भी रिवेंज लिया, ओके। इस टाइम तक वर्ल्ड की जो सॉलिडारिटी थी इंडिया के साथ वो काफ़ी क्लियरली विजिबल थी। आपको याद होगा उरी अटैक के बाद इवन बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान, इन लोगों ने सार्क समिट जो कि पाकिस्तान होस्ट करने वाला था उसमें जाने से मना कर दिया था, राइट। यानी कि उस टाइम पर हमारे रीजनल, हमारे नेबर्स भी और वर्ल्ड लेवल पर भी कंट्रीज़ इंडिया के सपोर्ट में थी। तो आखिर पोस्ट 2019 ऐसा क्या हो गया कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया को वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है वर्ल्ड ओवर से जो उसको मिलना चाहिए था, जबकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं। सबसे पहला याद कीजिएगा CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट।
अब ऐसा नहीं है कि ये गलत था, नहीं गलत नहीं था। यहाँ पे आपने क्या किया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से आए हुए नॉन मुस्लिम्स को हम सिटीजनशिप देंगे, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ को टारगेट किया और कहीं ना कहीं एक मुस्लिम एंगल दे दिया इसको फॉर योर डोमेस्टिक वोट बैंक पॉलिटिक्स, बट इसका हुआ क्या, इंटरनेशनल लेवल पर गलत असर पड़ा। अब याद कीजिए, अगर इसी के साथ हमने श्रीलंका को इंक्लूड कर लिया होता तो उसमें हमारे काफ़ी सारे तमिल रेफ्यूजीज़ भी हैं जो आज इंडिया में रहते हैं, उनको भी सिटीजनशिप मिल सकती थी। हमारे यहाँ काफ़ी सारे तिब्बतन्स भी रहते हैं। चलिए, तिब्बतन्स के लिए तो हमारे पास एक अलग पॉलिसी है, वो सिटीजनशिप चाहती भी नहीं है इंडिया की, वो इन एक्साइल रह रहे हैं, उनको भी साइड रखते हैं। लेकिन अगर हमने इसको इंक्लूड किया होता तो कम से कम एक गलत मैसेज ना गया होता वर्ल्ड में कि यहाँ पे सिर्फ बातें मुस्लिम्स की हो रही हैं, नहीं, यहाँ पे श्रीलंका से आए हुए तमिल्स की भी हो रही है, उन्हें भी सिटीजनशिप देनी चाहिए थी हमें। तो इसने एक गलत मैसेज दिया वर्ल्ड ओवर। ओके, नेक्स्ट इज, बार बार हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का कहना दैट इंडिया वांट टू टेक पीओके, इंडिया विल टेक पीओके। आपको लेना है लो, बट दीज थिंग्स आर टेकन बाय सडन स्ट्राइक। ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले से इसका हल्ला मचाना शुरू कर दो, हमें पीओके लेना है। तो उससे हुआ क्या, ये ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया भी, तो आज भी आखिर आधा वर्ल्ड तो ये मानता है कि पहले तो तुम ये साबित करो, क्योंकि तुमने अभी तक वो 4 आतंकी पकड़े नहीं हैं जिन्होंने पहलगाम में लोगों को मारा था। ओके, तो पहले तो आप ये साबित कीजिए कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था, उसके बाद जाके ऑपरेशन सिंदूर पे बात करेंगे। तो कई कंट्रीज़ हैं जो खुल के तो नहीं बोलेंगी, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है सबके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनर सर्कल में ये बातें चलती हैं कि पहले तो आप इन टेररिस्ट को पकड़ नहीं पाए, आप पाकिस्तान का इसमें हाथ है ये साबित कर नहीं पाए, और आपने पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में। ओके, तो इसमें हमें वो सपोर्ट नहीं मिला जो मिल सकता था। देन कम्स द रिपील ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर। इसमें वर्ल्ड ने कंडेम तो नहीं किया, उन्होंने कहा इंडिया का इंटरनल मैटर है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इसने भी वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे टर्की है तो वो तो हमेशा से मानता है कि नहीं, पीओके और हमारा इंडिया वाला जम्मू कश्मीर ये पूरा पाकिस्तान को जाना चाहिए, टर्की उसमें डिवाइड रहा। अजरबैजान का भी कुछ कुछ इसी तरीके का लगता है। देन नेक्स्ट केम कि यूएसए की तरफ से जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी खासकर वो नारा दे के आए थे ना, अब की बार ट्रम्प सरकार, तो उसका इम्पैक्ट यूएसए की पॉलिटिक्स पे तो पड़ा ही। लेकिन कहीं ना कहीं रशिया में स्पेशली पुतिन ने ये मान लिया दैट इंडिया इज़ गोइंग टू क्लोज टू यूएसए। और फिर मैंने आपको बताया कि रशिया ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की। पाकिस्तान के पास हथियार नहीं देता था वो, जब हमारी 1971 में ट्रीटी साइन की थी इंदिरा जी ने तब से, बट अब वो रशिया अपने वेपन्स भी देने लगा पाकिस्तान को। ओके, तो ये इंडिया का यूएसए के बहुत ज़्यादा क्लोज जाना भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बना कि हमें वर्ल्ड से ऑपरेशन सिंदूर के बाद उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, सो ये कुछ 3-4 चीज़ें हुई है पोस्ट 2019 जिसकी वजह से इंडिया को इस बार उतना सपोर्ट नहीं मिला जितना पहले मिला था। इन 2019 ग्लोबल सॉलिडारिटी विद इंडिया फोर्स्ड इवन चाइना, क्योंकि 2019 में जब इंडिया ने ये सब किया था, वो एयर स्ट्राइक किया था पहलगाम के बाद और उरी, तो उस टाइम पे इवन चाइना पे प्रेशर था कि यार अब मैं नहीं रोक पाऊंगा इस मसूद अजहर के डेजिग्नेशन को। तो यहाँ पर इट इवन फोर्स चाइना टू बैक ए यूएनएससी टेरर डेजिग्नेशन फॉर जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड की सॉलिडारिटी थी इंडिया के साथ। 2008 के मुंबई अटैक के बाद आपने देखा था कि यहाँ पर पहली बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाला था पाकिस्तान को, लेकिन अब उससे निकल चुका है। ओके, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया एंड पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन, ये आज पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को ओपनली विदाउट केयरिंग अबाउट रिएक्शन फ्रॉम इंडिया। दूसरा, परसेप्शन इज दैट पाकिस्तान हैज़ स्कोर्ड सम डिप्लोमेटिक विन दिस टाइम। ओके, इस बार डिप्लोमेटिक विन, मैंने आपको सारी चीज़ें याद कराई है। पाकिस्तान वॉज चोजन एज अ चेयर फॉर तालिबान सैंक्शन कमेटी, याद है आपको ये, वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये भी याद होगा। इट सिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम IMF $1 billion, एशियन डेवलपमेंट बैंक अराउंड $800 million एंड $100 million फ्रॉम ऑल्सो फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ठीक है। दिस इज़ द थर्ड थिंग। आई होप आपको ये याद है ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर एक और चीज़, फोर्थ, दैट इज FATF की ग्रे लिस्ट से इसको निकाल दिया गया, ठीक है। अब ये ग्रे लिस्ट में नहीं है,
जबकि इंडिया बात करता था कि ग्रे लिस्ट में नहीं, हम इसको ब्लैक लिस्ट में डलवाएंगे, बट वो वहाँ जाना तो दूर, वो ग्रे लिस्ट से भी निकल आया। ठीक है। दूसरा कि वाइट हाउस में लंच और इनवाइट किया जाता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, तो ये पाकिस्तान और यूएसए की प्रॉक्सिमिटी को भी दिखाता है। और फिर एक और चीज़ जो यहाँ इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, दैट इज पाकिस्तान हैज़ बीन अ फिनोमिनल पार्टनर। ठीक है, ये यूएसए ने कहा इट इज़ अ फिनोमिनल पार्टनर अगेंस्ट टेररिज्म। तो अब मुझे बताइए क्या ये पूरे पॉइंट्स आपको याद नहीं थे पहले से? ओके, जो इस आर्टिकल में दिखे, तो ये माना जा रहा है कि इस बार इंडिया को उतना सपोर्ट नहीं मिला है और पाकिस्तान कुछ डिप्लोमेटिक विन ले गया है इस बार। ओके, और इसमें आप हमारे मीडिया का रोल भी मत भूलिए, बहुत हिंदू मुसलमान करता है दिन रात। देखिए, वर्ल्ड की जो फॉरेन एम्बेसीज होती हैं ना यहाँ पे, वो सिर्फ यहाँ टाइम पास के लिए नहीं बैठी होती हैं, वो पूरा माहौल देख रही होती हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। ऐसा नहीं है, जब काउ विजिलेंटिज्म के इंसिडेंट्स होते हैं तो ये फॉरेन कंट्री एम्बेसी के लोग अपनी डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इस तरीके का माहौल है कि यहाँ पर मुस्लिम्स को एज अ सेकंड सिटीज़न फील करवाया जा रहा है, एनक्रोचमेंट के नाम पर उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, ऑल दिस बुलडोज़र कल्चर। ठीक है, ये सब एक रॉन्ग मैसेज दे रहा है वर्ल्ड ओवर इंडिया की इमेज को। ओके, फिर उसके बाद आपका दिन रात मीडिया में चलता रहता है जिहाद, और जिहाद भी एक तरीके का नहीं, एक हो गया लव जिहाद, दूसरा हो गया थूक जिहाद। ठीक है, स्पिट, वो वीडियो बना के डालते रहते हैं कि ये देखो ये थाली में लगा रहे हैं तो ये पानी में थूक रहे हैं एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सब एम्बेसीज के थ्रू ये मैसेज जाता है उन कंट्रीज़ में कि इंडिया में इस वक्त मुस्लिम्स के साथ ठीक नहीं हो रहा है। सच है झूठ है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, ठीक है, बट इस तरीके का मैसेज जाता है वहाँ पर। क्लियर? इसके बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार, इन्होंने कल भी हमने ये बात की थी दैट ही हैज़ हाइफिनेटेड इंडिया एंड पाकिस्तान। इन्होंने ऑलमोस्ट इक्वल स्टेचर दे दिया है दोनों को, जबकि यही तो मनमोहन सरकार ने आफ्टर मुंबई अटैक कोशिश की थी कि नहीं आप डिहाइफिनेट कीजिए इस रिलेशनशिप को। ओके, और ऊपर से फिर अमेरिका ऑफर भी करता है कि हम मीडिएट करेंगे कश्मीर पे। तो ये सब हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक डिफीट जैसा ही है। ओके, अब यहाँ से कुछ बातें जो मैंने आपको फैक्ट बुक में लिखवाई भी हैं और आई होप कि ये सारी आपने पहले लिखी होंगी। पाकिस्तान से इस बार जब सीज़ फायर हुआ तो इंडिया ने दो बातें कही। पहली बात कि बात होगी सिर्फ टेररिज्म पे, राइट, और दूसरी पीओके पे, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अब हमारे ऊपर कोई भी टेरर अटैक होता है तो उसको हम टेरर अटैक नहीं मानेंगे, हम मानेंगे इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर एंड वी विल अटैक पाकिस्तान इन दैट केस। तो उस टाइम ये नहीं कहना कि टेररिस्ट ने कुछ किया तो उसके लिए पाकिस्तान में क्यों अटैक कर रहे हो, क्योंकि हमने डिक्लेयर कर दिया है एनी एक्ट ऑफ टेरर इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। आई होप ये चीज़ें आपने फैक्ट बुक में लिखी होंगी। सेकेंड इज इंडिया विल नॉट बो टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ये एस जयशंकर का स्टेटमेंट था, हमने थोड़े दिन पहले हाईलाइट भी किया था। एंड इंडिया विल नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर हैंसफोर्थ। अब चाहे अटैक टेररिस्ट का हो या पाकिस्तान का हो, हमारे लिए वो सेम ही है एंड वी विल रिटेलिएट इन दैट मैनर। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको फैक्ट बुक में लिखवाए थे, लिखे नहीं लिखे वो आप जानो। इसके अलावा ये जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमारे नेता लोग बोलते रहते हैं, वी विल टेक बैक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बाय फोर्स इफ नेसेसरी, तो इसने तो ऑलरेडी ऐसा गलत मैसेज दे दिया कि इंडिया ने जानबूझकर ये जो पहलगाम में अटैक हुआ वो होने दिया, फिर उसको एज अ प्रिटेक्स्ट यूज़ करके पीओके के लिए ये सारी वॉर शुरू की थी। तो इसने बहुत गलत मैसेज दिया है वर्ल्ड को, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे थे ना दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, क्योंकि ये उनका स्टेटमेंट है। सेकेंड इज कि देयर इज दैट एनी डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व ऑन टेबल नॉट इन द बैटल फील्ड, ये सब स्टेटमेंट मोदी जी के हैं। तो फिर बात तो वहीं आ गई कि आप बोल कुछ और रहे हो लेकिन कर कुछ और रहे हो, यू आर प्रोपेगेटिंग समथिंग बट यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग एल्स। न्यूज़ अब एक तो क्या है, हमने थोड़ा सा नाराज़ इन वर्ल्ड पावर को ये इसलिए भी किया है कि हमने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के नाम पे अपने कुछ डिसीजंस लिए जो कि हमने बिल्कुल गलत नहीं किया, लेकिन हम इस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के मैसेज को ठीक से कन्वे नहीं कर पाए वर्ल्ड ओवर उन कंट्रीज़ को। हम उनको ये समझा नहीं पाए, देखिए हमारी पूरी इकॉनमी ऑयल पे डिपेंडेंट है, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, हम रशिया को कंडेम नहीं कर सकते, हम बॉयकॉट नहीं कर सकते। हमारे पास काफ़ी सारे आज भी जो वेपन यूज़ हो रहे हैं वो रशियन ओरिजिन के हैं, उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर, उनके हार्डवेयर वगैरह जो कनेक्टेड हैं, उनके सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल रशिया के पास है, तो हम उसको भी ऑफेंड नहीं कर सकते। हम क्यों कन्वे नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हमसे ज़्यादा फॉरेन सर्विस
कि रिक्रूटमेंट तो सिंगापुर जैसा छोटा सा स्टेट करता है। सिंगापुर हैज़ मोर फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स दैन इंडिया। इंडिया बहुत कम रिक्रूटमेंट करता है, और इस पर कई बार बात की गई है कि थोड़ा बहुत नहीं, हमें 20 टाइम्स अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी इंडियन फॉरेन सर्विस की, अगर हम लोग वाकई में वर्ल्ड में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट का वही है कि यार नहीं नहीं, हम यहाँ तो गलत लोगों को रिक्रूट करेंगे और फिर उधर से लैटरल एंट्री से एक्सपर्ट लाएंगे। ठीक है, तो ये फॉरेन सर्विस की स्ट्रेंथ बहुत कम होने की वजह से ही हम ये मैसेज ठीक से कन्वे नहीं कर पाए। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के लिए भेजा आपने, तो किसको भेजा? उन पार्लियामेंटेरियंस को जो इसी देश में रह के नारे लगाते हैं कि इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ टेरर, बट वहाँ जाके बोलते हैं टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। निशिकांत दुबे। ओके, New Delhi's refusal to criticize Russia for its invasion of Ukraine in 22 and raise its oil import from Russia lost its some support in the Western world, especially Europe, and the Modi government's silence on Israel's devastation of Gaza has also met with disappointment in the global South. ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, या हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने यहाँ पे जो स्टैंड लिया रशिया में वो गलत था। गलत नहीं था। दी ओनली थिंग वॉज कि हम ठीक से कन्वे नहीं कर पाए यूरोपियन कंट्रीज़ को कि हम क्यों रशिया का बॉयकॉट नहीं कर सकते। दैट वॉज अ फेलियर। मोदी जी ने क्या कहा? दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ठीक है, ये फैक्ट बुक में लिखवाया है मैंने। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी आर दी ओनली वे फॉरवर्ड। ओके, हालांकि इसका पूरा एग्जैक्ट स्टेटमेंट था दैट नो स्कोर कैन बी सेटल्ड ऑन द बैटल फील्ड, इट कैन बी सेटल्ड ओनली थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। ये वो सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से इंडिया की वो सपोर्ट नहीं मिला सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 370। उसके बाद फ्रीक्वेंट इंटरनेट बैन, हमने बात की थी ना कि इंडिया को बोला जाता है दी शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि छोटी छोटी बात पे आप शटडाउन कर देते हो। उसके बाद आपने किसी ने कुछ लिख दिया सरकार के अगेंस्ट या मोदी जी के अगेंस्ट, आप उसे अरेस्ट कर लेते हो। अरेस्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एक्विजिशन अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांसनेशनल किलिंग्स इन यूएस कैनेडा। ये पॉइंट मैंने आपको ऐड नहीं करवाया था, इसको लिख लेना। ठीक है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें उतना सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि हम पे एक्यूजेशन लगते रहे यूएस कैनेडा में कुछ ऐसे मर्डर्स करने के। नेक्स्ट इज देयर इज क्वेश्चन मार्क ऑन ब्रॉडर डिक्लाइन इन डेमोक्रेसी एंड द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज़ विद इन इंडिया। तो ये वो सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से हमें इस बार उतना सपोर्ट नहीं मिला वर्ल्ड ओवर से ऑपरेशन सिंदूर के रिस्पेक्ट में, जितना कि हमें 2019 तक मिल रहा था। ओके, सो नाउ टेल मी कि इसमें से आपको कुछ भी लगा कि जो चीज़ आपको पहले से नहीं पता थी। इवन ये जो लाइनें लिखी हैं यहाँ पे, ये सब हमने अपने फैक्ट बुक में लिखी है कोट्स बना के। ओके, सो ये जो आर्टिकल लिख रही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका एटलीस्ट पूरा नहीं तो एटलीस्ट 70% तो आप ये मान सकते हो कि आप भी इसको लिख लेते, कि ये सारी चीज़ें आपको भी पता है। एंड ये चीज़ें मैंने आपको याद कराई हैं प्रॉपर अच्छे से, ऐसा नहीं कि बस न्यूज़ में गो थ्रू करवाया हो। ये तो एटलीस्ट आई बिलीव कि मैंने इस चीज़ पे आपके साथ अच्छे से वर्क किया है। बाकी हम लोग और ब्रेनस्टॉर्मिंग जब शुरू करेंगे तो हम हर एक टॉपिक को जितना सिंप्लीफाई हो पाएगा उतना करेंगे। यहाँ पे ये तमिल के हैं, इनका कहना है कि जैसा स्टेटस आपने तिब्बतन्स को दिया हुआ है, ठीक है, तिब्बतन्स आपके स्कूल्स में भी जाते हैं, ठीक है, दे गेट द प्रॉपर डिग्री, दे इवन गेट द जॉब्स इन प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर। लेकिन जब श्रीलंका से आए हुए तमिल रेफ्यूजीज़ की बात करते हैं तो आपके पास इनको लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। ठीक है, ये लोग यहाँ से ग्रेजुएट वगैरह तो हो रहे हैं, डिग्री तो ले रहे हैं, लेकिन इनको जॉब्स कोई नहीं दे रहा है क्योंकि इनका स्टेटस क्लियर नहीं है। तो ये चाहते हैं कि श्रीलंका से आए हुए तमिल रेफ्यूजीज़ को भी तिब्बतन रेफ्यूजीज़ के पार पे ट्रीट किया जाए। क्लोज टू 90,000 श्रीलंकन रेफ्यूज हैव बीन इन तमिलनाडु। तिब्बतन रेफ्यूज नंबरिंग अराउंड 63,000 पीपल हैव बीन इन इंडिया। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब CAA हम लोग लेकर आए थे, अगर हमने इस पर भी ध्यान दिया होता तो एटलीस्ट वो ग्लोबल लेवल पे क्रिटिसिज्म से हम बच जाते। ओके, हालांकि इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि ये पूरे श्रीलंकन रेफ्यूजीज़ को हमें वापस श्रीलंका भेजना है। तिब्बतन्स को हम भेज नहीं सकते क्योंकि चाइना परवाह नहीं करता इस चीज़ की। In the case of Tibetans, Union government formulated Tibetan rehabilitation policy in 2014 with no such document for other group despite its large number। ठीक है, ये तो 63,000 है तिब्बतन्स, श्रीलंकन रेफ्यूजीज 90,000 हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए हमने ऐसी कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लेकर नहीं आए। इनफैक्ट तिब्बतन्स के लिए हमने वेलफेयर स्कीम तक, जो जितनी वेलफेयर स्कीम्स हमारे यहाँ चलती है खुद के सिटीजन्स के लिए, वो सारी वेलफेयर स्कीम हमने एक्सटेंड कर रखी है तिब्बतन कम्युनिटीज़ को भी। ओके, तो यहाँ पे इनका एक सिंगल पॉइंट है कि जितना आप तिब्बतन रेफ्यूजीज़ को
ट्रीट करते हैं जिस तरीके से, वैसे ही आप श्रीलंकन रेफ्यूजीज़ को भी कीजिए। ओके, छोटी सी बात है, बट आपको बनाने वाले इन पे भी बना के दे देंगे नोट्स, बट वो काम का नहीं है। देखिए, न्यूज़पेपर में आई हुई हर चीज़ आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी जाती है, ये आपको फ़िल्टर आउट करना होता है। आई मीन मुझे, कि हमारे क्या काम का है और क्या नहीं। अब डिलिमिटेशन पे, सेंसस पे मैं इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले। ओके, कि सेंसस होगा पहले, इसी में एक कॉलम और जोड़ दिया जाएगा कास्ट का। लेकिन अब अगेन एक और बात आती है कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसका 2 दिन पहले, और उस नोटिफिकेशन में इन्होंने कास्ट वर्ड यूज़ नहीं किया है। ओके, तो अब वो गवर्नमेंट के इंटेंशन पे फिर से एक क्वेश्चन मार्क उठता है, क्या वाकई कास्ट सेंसस करवा रहे हो इसके साथ या नहीं। ओके, अभी तो नोटिफिकेशन आया, देखते हैं जब इसके फॉर्म बनेंगे तो उसमें कास्ट का कॉलम होता है या नहीं। ओके, सेंसस होगा, उसके बाद क्या होगा, डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशन को लेकर किसका कंसर्न है ज़्यादा, साउथ इंडिया का। और इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक ही है कि नॉर्थ इंडिया में आप पॉपुलेशन ज़्यादा है तो 20 लाख पर सीट दे दीजिए लोकसभा में, और साउथ इंडिया को 10 लाख पर सीट दे दीजिए। जैसे ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख रहे हैं कि हम इसको सेम नहीं रख सकते। अगर हमने सेम रखा तो साउथ इंडिया को लॉस होगा, और डिलिमिटेशन होगा उसके बाद ही जाकर जो विमेन रिजर्वेशन है 33%, वो इसमें लागू होगा। ओके, तब जाकर हमारी जो न्यू लोकसभा कंस्टिट्यूट होगी उसमें हमें देखना होगा कि सीट्स बढ़ के कितनी होती हैं। अब इसको लेकर मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप चाइना का पार्लियामेंट वगैरह देखेंगे ना, उसमें 1100-1200 लोग बैठते हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है कि हमने भी अपनी जो न्यू पार्लियामेंट लोकसभा बनाई है उसमें करीब 900 सीट बनाई है। तो क्या इंडिया इतनी सीट्स की तरफ जा रहा है? क्योंकि अगर इतना जाता है ना सीट की तरफ तो वो लॉस होगा हमारे लिए बहुत बड़ा। क्योंकि चाइना में भी जब 1200 लोग बैठे हैं तो ये 1200 लोग में ना डिबेट होती है ना कुछ होती है। एक 30 मेंबर की कमेटी होती है, वही सारी चीज़ें डिस्कस करती है, वही डिसीजन लेती है। बाकी सब तो सिर्फ नाम के लिए हाँ नाम में वोट कर देते हैं जैसा उनके पार्टी हाईकमांड कहता है। ओके, तो अगर इस तरीके का हुआ, 900 लोगों में डिबेट डिस्कशन नहीं हो सकता, इसी तरह की कुछ 30-50 लोगों की कमेटी बन जाएगी, वही सारी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करेगी। और फिर वैसे ही हमारे यहाँ डिबेट डिस्कशन बहुत कम होता है क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग जाते नहीं हैं। और अगर इस तरीके की चीज़ें हुई तो ये और लॉस ही लेकर आएगी हमारे लिए। ओके, इस वक्त इंडिया में सिर्फ 3 चीज़ें होती दिख रही हैं हमें, जिसे मैंने एक और वर्ड आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज़ चायबोल। ये साउथ कोरिया का वर्ड है, इसका मतलब होता है बड़े बिजनेस हाउसेज। क्योंकि अगर इन बड़े बिजनेस हाउसेज का सपोर्ट किसी भी रूलिंग पार्टी को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाता है तो चुनाव जीतना उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। जब हम अडानी अंबानी की बात करते हैं तो वो यही कंसेप्ट हमें दिखाता है। ओके, ये पहला कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट इनका निकल के आता है, दैट इज़ पॉलिटिक्स के लेवल पर। दैट इज़ अगर आप डायरेक्टली वन पार्टी रूल स्टैब्लिश नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुछ ऐसा कर दीजिए, चाहे मीडिया को कंट्रोल करके या दूसरी पार्टीज़ को देशद्रोही और इस तरह की बकवास बातें करके, या फिर उनके लोगों को ईडी सीबीआई के थ्रू अपनी पार्टी में मिला के, दैट सुपरफिशियली तो वन पार्टी रूल जैसा ही चले देश। ओके, एंड थर्ड थिंग इज़ कि रिलीजन, दैट इज़ हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स और जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद, इसकी पॉलिटिक्स में इस तरीके का माहौल बनाइए कि लोगों को बस यही लगे कि जो रूलिंग पार्टी है आज हमारी, वही असली हिंदू है और वही असली देशभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। ओके, तो ये 3 तरह के मॉडल्स पे आज की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टैंड करती है। इकोनॉमिक मॉडल में ये फॉलो करते हैं चायबोल को, पॉलिटिकल मॉडल में ये फॉलो करते हैं चाइना की वन पार्टी रूल को, और सोशल लेवल पे ये टारगेट करते हैं हिंदुत्व और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को। ओके, और इन्हीं 3 पिलर्स पे टिकी हुई है आज की सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ बीजेपी। और सच्चाई ये है कि चाहे ये नेशनल हो, हिंदुत्व हो, सब फ्लॉड बातें हैं और कुछ नहीं है। कल अमित शाह का एक स्टेटमेंट आता है कि देश में ऐसा माहौल बनेगा कि लोग हंसेंगे इंग्लिश बोलने वालों पर। ठीक है, इंग्लिश बोलने में लोगों को शर्म आएगी, हिंदी इतनी प्राउड लैंग्वेज बनाएंगे हम। तो फिर अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाओ ना, फिर क्या कर रहे हो वहाँ भेज के। सारे नेताओं के बच्चे तो हार्वर्ड और इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। इन लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। ठीक है, खुद शिवराज सिंह चौहान ने, जब भी हमारे यहाँ के सीएम थे, इन्होंने कहा था मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जो एमबीबीएस हिंदी में करवाएगा। ठीक है, जबकि इनके दोनों बेटे अभी फॉरेन से पढ़ के आए हैं, दोनों की अभी रिसेंटली शादी हुई है। और सो ये हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आड़ में ये लोग जो नई जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। और ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर पॉलिटिकल लीडर के लिए बोलूँगा कि आज जब हम बात करते हैं ना BR अम्बेडकर की और गांधी जी की, इन लोगों में ना चाहे 50 कमियां ढूंढ लो, लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि ये लीडर ऐसे थे हु रियली प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। गांधी जी को लोगों ने कहा, गांधी जी गरीबी इतनी है, कपड़े नहीं है पहनने को
गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं भी सिर्फ एक धोती पहनूंगा, दैट्स इट, खत्म। अंबेडकर जी को कहा कि आप तो फॉरेन वॉरेन निकल गए, पढ़ लिया, आपको क्या पता यहाँ पे जाति पे हम कितना भेदभाव अभी भी झेल रहे हैं। तो अंबेडकर जी अच्छी से अच्छी जॉब कर सकते थे, वर्ल्ड में कहीं भी रह सकते थे, लेकिन वो वापस इंडिया आए। और इंडिया आके भी उनको ये रियलाइज़ हुआ कि चाहे मैं पढ़ लिख लूँ, चाहे मैं पैसे कमा लूँ, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं कहलाऊँगा अनटचेबल ही। तो वर्ल्ड की कहीं भी अच्छी जॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो वापस इंडिया आते हैं कि ओके मैं अपने लोगों के लिए फ़ाइट करूँगा। लेकिन आज के दलित नेताओं को देख लीजिए आप, चाहे मायावती हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, ये लोग कभी नहीं कहते अपने बच्चों से कि पहले स्कूल जाओ, पहले कॉलेज जाओ, राजनीति रैलियों में बाद में आ जाना, नहीं। दे ऑल वांट कि तुम लोग स्कूल छोड़ो, कॉलेज छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, बस हमारे अंधभक्त बन के हमारे पीछे चलते रहो। तो ऐसे नेताओं की बराबरी आप इन महान लोगों से नहीं कर सकते। ओके, जब कोई इंसान 50, 60, 70 साल राजनीतिक जीवन में रहता है तो उससे गलतियां होना ऑब्वियस है। ठीक है, मोदी जी से भी हज़ारों गलतियां हुई हैं, बस मीडिया कवरअप कर जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री भूल जाएगी आपको, वो सारी चीज़ें निकल के आएंगी आगे चल के। खैर ये सब मत पढ़ो यार, ये सब बकवास चीज़ें, ये आपके एग्ज़ाम की काम का नहीं है, इन सब में टाइम वेस्ट मत किया करो। अब यहाँ पे आप एक बात देखिए कि हमने पिछले साल ही 9 करोड़ की लेबोरेटरी बनाई थी जो ब्लैक बॉक्स को डिकोड करेगा, स्टडी करेगा, बट आज इसी ब्लैक बॉक्स को हमें यूएसए भेजना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दिखाता है कि हम लोग कितने बड़े विश्व गुरु बन रहे हैं। यहाँ पे ये जो अथॉरिटी है वो डिसाइड कर रही है कि इसको कहाँ भेजें। ठीक है, यूएसए भेज रहे हैं तो क्रिटिसिज्म निकल के आ रहा है। इन अगस्त 20 में भी जब क्रैश हुआ था तो ब्लैक बॉक्स को यूएसए भेजा गया था, फिर उसके बाद हमने एक लेबोरेटरी बनाई 9 करोड़ रुपए खर्च करके, बट आज भी उस लेबोरेटरी के ये हाल है। क्योंकि मैंने आपको परसों दिखाया था एक संजय झा जेडीयू के नेता, ठीक है, जब तक ये फेवरेटिज्म से अपॉइंटमेंट होते रहेंगे ना और करप्शन से, तब तक हमारे यहाँ आप जो मर्ज़ी बना लो, ठीक है, कोई नहीं। क्योंकि मैन पावर, हम लोग टैलेंटेड मैन पावर को साइडलाइन कर रहे हैं और ऐसी मैन पावर को ले रहे हैं जो सिर्फ किसी ना किसी सोर्स से आ रही है। एंड इंक्लूडिंग इसमें मैं आपके यूपीएससी को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। और सिर्फ मैं अकेला ही नहीं कर रहा हूँ ये सब, ठीक है। आप चाहे ओनली आईएएस वाले सुमित रेवरी को देख लीजिए या टारगेट यूपीएससी वाले सुदर्शन लोधा को देख लीजिए, दे ऑल आर टॉकिंग कि अब यूपीएससी बहुत अति कर चुका है, इतना ओपेकनेस नहीं चलेगा, वी नीड अ ट्रांसपेरेंसी। ओके, एक आर्टिकल और है हमारे काम का आज। अब इस आर्टिकल में मैं आपको कहूँगा कि अब आप मुझे बताइएगा कि इसमें से क्या है जो आपको नहीं पता। ओके, मैं अभी इस आर्टिकल पे वापस आऊँगा अल्कोहल वाले पे, पहले हम ये रेयर अर्थ वाला कर लें। ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया है मैंने, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि अगर हम रेगुलर न्यूज़ डिस्कशन करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसका बेनिफिट कितना होता है। क्या मैंने आपको बताया है कि चाइना अलोन अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ माइनिंग। ठीक है, यहाँ पे माइनिंग की बात हो रही है, प्रोसेसिंग की बात नहीं हो रही है रेयर अर्थ एलिमेंट की। ओके, अगर सिर्फ माइनिंग की भी बात करोगे ना, 2/3 तो अकेले चाइना में हो रही है, बाकी 1/3 जो अदर कंट्रीज़ में हो भी रही है, तो वो प्रोसेसिंग के लिए चाइना में ही आ रहे हैं वो लोग भी। ओके, सो चाइना अलोन अकाउंट्स फॉर 2/3 ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट। अब प्लीज़ फ़र्क समझिए, क्रिटिकल मिनरल्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो और भी होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स में एक पर्टिकुलर टाइप होता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, तो अगर मैं सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स की बात करूं तो आई वुड से कि अराउंड 2/3 दैट इज 66% क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, चाइना में। और अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग की बात करूं तो ओवर 90% प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, अकेले चाइना में। राइट, ये सब बातें हमने की हैं पहले। ऑस्ट्रेलिया, चिली, चाइना अकाउंट फॉर ए मेजॉरिटी ऑफ लिथियम माइनिंग, राइट, जिन पे पूरी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर टिका हुआ है। In processing, there is a complete dominance across board by just one country, that is China. याद है ये सब, ठीक है। ये 66% प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द क्रिटिकल मिनरल्स एंड 90% प्रोसेसिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो ये सारी बातें हमने सिर्फ करी नहीं है, हमें याद होगी अब तक। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी। इसके अलावा मैंने आपसे कहा, जब हम एनर्जी ट्रांजिशन में बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो चाहे हम विंड एनर्जी की बात कर लें, सोलार एनर्जी की बात कर लें, उन सब में क्या यूज़ होने वाला है, मिनरल्स, यही क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो चाइना इसको एज अ वेपन यूज़ करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड अदर थिंग्स, उन सब में क्या यूज़ होना है, मिनरल्स, डोमिनेंस बाय चाइना। ओके, तो अब यहाँ पे हर एक पॉइंट देखो और फिर मुझे बताना कि इसमें से क्या है जो आपको नहीं पता था पहले से। प्रेसिडेंट ऑफ लार्जेस्ट इकोनॉमी दैट इज ट्रम्प का मैंने आपको बताया, उसने जो ट्रेड डील की उसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किस पे रखा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे, क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई पे। ही हैज़ पुट क्रिटिकल मिनरल्स एट द कोर ऑफ हिज फॉरेन एंड डोमेस्टिक एजेंडा।
रीज़न, अब डोनाल्ड ट्रंप जब बात करता है कि मुझे कनाडा भी चाहिए, मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए और यूक्रेन की वॉर भी रुकनी चाहिए, तो इन तीनों के पीछे उसका सेम गोल है, टू कंट्रोल द वास्ट मिनरल वेल्थ। कनाडा में भी मिनरल वेल्थ बहुत है, ग्रीनलैंड में भी बहुत है जो कि डेनमार्क के अंडर में आता है, वो परचेज करने को भी तैयार है डेनमार्क से, और यूक्रेन की वॉर भी वो इसलिए रोकना चाहता है ताकि यूक्रेन के रिच मिनरल रिसोर्स स्पेशली यूरेनियम उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो ट्रंप की ये जो तीनों चीज़ों को लेके कहता है ना, कनाडा को मेरा 51st स्टेट बन जाओ, ग्रीनलैंड मैं परचेज करने को तैयार हूँ डेनमार्क से, और यूक्रेन से कि वॉर रोक दो, तीनों के पीछे सिंगल एजेंडा है ट्रंप का, दैट इज़ मिनरल वेल्थ। ओके, और चाइना के साथ भी जो ट्रेड किया उसमें भी उसने एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया, दैट इज़ क्रिटिकल मिनरल्स। इसे कहते हैं विजन, विशनरी लीडर। ठीक है, चाइना भी एक विजन लेके चला था क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 2010 में, और आज यूएसए अंडर ट्रंप वो भी इस बात को समझ रहा है कि इनकी मिनरल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारे ही विश्व गुरु हैं जो कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो बस अपना ट्विटर चलाते हैं, एंजॉय करते हैं। मिनरल्स हैव ऑल्सो बीन टेकन सेंटर स्टेज इन ग्लोबल ट्रेड वॉर। चाइना इज यूजिंग इट्स डिसप्रपोर्शनेट कंट्रोल ओवर रेयर अर्थ मटेरियल्स टू थ्रेटन यूएस एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको याद होगा इंडिया पे इसने क्या किया है कि मैं आप इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं करूँगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, और इसका असर हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ रहा है। ठीक है, लास्ट मंथ की बात है। नेक्स्ट इज, अब इन मिनरल्स की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? दो रीज़न है, एक तो क्लाइमेट चेंज, तो हम एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, दैट इज़ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जितने भी एआई, रोबोटिक्स, 3D 4D प्रिंटिंग, इन सब की बातें हम करते हैं, ये सब जो इंडस्ट्रियल 4 रेवोल्यूशन की बात हो रही है, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजेज 6 टाइम द मिनरल्स एज कन्वेंशनल व्हीकल डज, एंड लार्जली बिकॉज द बैटरी इज मेड ऑफ लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल। राइट, तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, इन दोनों को याद रख लीजिएगा। वैसे तो ये आप मन से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा कोई डिट्टो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सिमिलरली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एआई, रोबोटिक्स, बिग डेटा, दे आर ऑल्सो मिनरल इंटेंसिव। जैसे फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर बनाने पड़ते हैं, क्योंकि वही तो बैकबोन है ना बिग डेटा और एआई की। इट कंज्यूम्स लॉट ऑफ कॉपर एज वेल एज ऑल्सो कंज्यूम द लॉट ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी आनी चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज से, तो इसके लिए भी क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देर इज हैवी कंसंट्रेशन इन सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स मच ग्रेटर दैन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल। ऑयल तो फिर भी बहुत सारी कंट्री से मिल जाता है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स का कंसंट्रेशन अकेले चाइना के हाथ में जा रहा है। ओवरऑल क्रिटिकल मिनरल्स में 2/3 66% एंड रेयर अर्थ एलिमेंट में 90%। ये अकेला प्रोसेसिंग कर रहा है चाइना। ठीक है, तो यहाँ तो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। फर्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड सेकेंड इज प्रोसेसिंग ऑफ दिस ओर। कोबाल्ट कम्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम कॉन्गो। अभी कॉन्गो से आ रहा है, कॉन्गो में भी पता है काफ़ी सारी माइंस चाइनीज़ कंपनीज ने परचेज़ की है और गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज़ किया है। इनफैक्ट ये जो चाइनीज़ कंपनियां, जो लोग कहते हैं ना आप लोगों में से कि प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए, सरकारी नहीं होना चाहिए, अधिकतर लोग जो कहते हैं, बॉस बात ये है कि चाइना के ये PSUs हैं जिनको वहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लोन देती है कि जाओ एक्वायर करो माइंस जाके फॉरेन में। ओके, सो प्राइवेटाइजेशन अलोन इज नॉट द सॉल्यूशन। प्राइवेटाइज कीजिए उन चीज़ों को जो इनएफिशिएंट हैं, लेकिन यार HPCL, BPCL, दीज आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, इनको प्राइवेटाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता। और ये बात अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स ने गवर्नमेंट को कही है कि जब से मोदी सरकार आई है एक भी नया PSU स्टार्ट नहीं किया गया। चाइना अपने पुराने जो PSUs उनको प्राइवेटाइज करता है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जो इमर्ज हो रही हैं उनमें नए PSUs क्रिएट करता है। आप चाहे USA का डेटा उठा लीजिए पिछले 10 साल का, या चाइना का उठा लीजिए, उन्होंने 200-300 PSUs न्यू क्रिएट करे इन फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज, जबकि हमारे विश्वगुरु ने सिर्फ PSUs सेल आउट कर रहे हैं, पैसा बनाया है और कुछ नहीं। ओके, सो USA चाइना हैज़ अ विजन। कोबाल्ट कम्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम कॉन्गो, इसका क्वेश्चन भी आया था आपको 2023 में। इंडोनेशिया डोमिनेट्स द माइनिंग ऑफ निकल, ऑलमोस्ट 50% ऑफ ग्लोबल सप्लाई। ठीक है, इंडोनेशिया से आता है। देन चाइना अलोन अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द ग्लोबल रेयर अर्थ माइनिंग, एंड ऑस्ट्रेलिया, चिली, इसमें लिथियम माइनिंग बहुत होती है। और प्रोसेसिंग की जब बात आती है तो एक ही कंट्री डोमिनेट करती है, दैट इज चाइना। ओके, सो नीदर द US नॉर इंडिया कैन रिलाई ऑन चाइना, क्योंकि ये बैन लगा देता है कभी भी। एंड इट इज़ टाइम टू इम्यूलेट अमेरिकाज पॉलिसी जो ट्रंप अपना रहा है, एंड फास्ट ट्रैक द एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया रिमेन्स अंडर एक्सप्लोर्ड फॉर ऑल मिनरल्स। तो अब इस आर्टिकल में ऐसा क्या था जो आपको पहले से नहीं पता था? ओके, जस्ट टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन। चलो एक लास्ट आर्टिकल और है अल्कोहल को लेके। अब अल्कोहल को लेकर यहाँ पे कोई
ज़्यादा ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट, 23% ऑफ इंडियन मैन एंड 1% ऑफ women कंज्यूम अल्कोहल. This raises the risk of injuries, mental illness and non-communicable diseases including cancer. अब इसके दो मेन रीज़न है. फर्स्ट है बायोसाइकोसोशल, दैट इज़ थोड़ा सा माना जाता है जेनेटिकली भी कि कुछ लोग एडिक्टेड होते हैं इस तरह के नशे को, क्योंकि जब तक वो थोड़ा बहुत ना पी लें तब तक उनका दिमाग काम नहीं करता. ओके, उनको लगता है कि अल्कोहल ही एक्टिवेट करेगा हमारे ब्रेन्स को. तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत जेनेटिक भी माना जाता है कि ये अल्कोहल एडिक्शन कुछ लोगों में जेनेटिकली होता है अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री में इस तरह की चीज़ें रही हैं. सेकेंड है कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि अब जो कंपनीज हैं ये नई नई फ्लेवर लेके आ रही हैं, फ्रूट फ्लेवर्ड स्प्राइट्स, ओके, प्री मिक्स्ड कॉकटेल्स, रेडी टू ड्रिंक ऑप्शन. तो ये नई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है जो इस वजह से हो रहा है. सैरोगेट एडवर्टाइजिंग एक वर्ड है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. अब अभी आरसीबी ने आईपीएल जीता, पूरा नाम क्या है इसका, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर. और विजय माल्या ने खुद अपने एक पॉडकास्ट में कहा कि मैंने जब ये बनाया था मेरा सिंगल गोल था कि मुझे तो अपना ये जो ब्रांड है रॉयल चैलेंजर्स, मुझे तो इसको पॉपुलर करना था वर्ल्ड ओवर. ओके, तो ये सरोगेटिंग एडवर्टाइजमेंट ही कहलाती है एक तरीके से, यानी कि आप लॉ बना दो कि आप अल्कोहल को मार्केट नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करूँगा, इनडायरेक्टली करूँगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ओके, दैट इज कॉल्ड ए सरोगेट एडवर्टाइजिंग. ब्रांड स्पॉन्सरशिप, pubs and bars offer incentive like happy hours, free samples, while social media algorithms amplify the alcohol related content. ओके, अब यही हमारा करेक्शन भी बनेगा कि हमें अपने AI को यूज़ इस तरीके से करना होगा कि ये एल्गोरिदम अल्कोहल रिलेटेड कंटेंट को फिल्टर आउट कर दे और उसको शो ना करे. ओके, देर इज़ ईजी एक्सेस एंड एवरीडे विजिबिलिटी. आप दिल्ली सरकार ने क्या गलती की थी, स्कूल के बाजू में शराब की दुकानें खोल दी, हर मेट्रो स्टेशन के नीचे शराब की दुकानें खोल दी. ओके, अब मैं अगर अपने होम सिटी की बात बताऊं तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, उसके जस्ट सामने रोड क्रॉस करके डिट्टो सामने शराब की दुकान है. ओके, तो ये जो इजी एक्सेस एंड एवरीडे अवेलेबिलिटी है, तो इससे भी हमारा वे फॉरवर्ड बनेगा कि हमें इसको लिमिट करने की ज़रूरत है. कम से कम 3 स्टार रेस्टोरेंट्स के नीचे नहीं मिलेगी, ठीक है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार वहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिल सकती. दूसरा प्राइसिंग. अब प्राइसिंग अफोर्डेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की जो देसी है, ठीक है, इसने रूरल एरियाज़ को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है. पॉलिसी इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिटर्मिनेंट. बट जैसा हमने सिगरेट के टर्म में डिस्कवर किया था वही बात यहाँ भी लागू होती कि ये जो कंपनीज हैं दे रेसिस्ट दी स्ट्रिक्टर लॉज, क्योंकि उनको ये लगता है कि देखिए एक तो हम लोग आपके स्टेट रेवेन्यू में भी बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाने के बाद एक ही सोर्स रह गया, दैट इज़ एक्साइज ऑन अल्कोहल. ओके, उसी से उनकी इनकम है. बिहार का टैक्स बजट पूरा गड़बड़ा गया था जब नीतीश कुमार ने शराब बैन की बिहार में, तो उसका रेवेन्यू पूरा नीचे चला गया था, राइट. तो ये लोग ये बोल के कंट्रोल करते हैं पॉलिसीज़ को कि आप लोग रेवेन्यू कहाँ से लाओगे, और उसके बाद फिर हम लोग पॉलिटिकल फंडिंग तो देंगे ही आपको इलेक्शंस में, ठीक है, तो आप दोनों चीज़ से हाथ धो बैठोगे. अल्कोहल रेगुलेशन इन इंडिया फॉल्स अंडर स्टेट ज्यूरिसडिक्शन, जैसे गुजरात ने बैन किया, बिहार ने बैन किया. ग्रांटिंग ईच स्टेट अथॉरिटी ओवर लेजिस्लेशन, एक्साइज टैक्सेस, सप्लाई चेन, लाइसेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, कंजम्पशन, रेस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशन एंड प्राइसिंग. और इसी में केजरीवाल जी निपट गए. सम स्टेट्स आर नाउ एक्टिवली प्रमोटिंग अल्कोहल सेल्स. केजरीवाल ने क्या किया, एक बियर पे एक बियर फ्री, ठीक है, कुछ लेके आए कि एक काम करिए हम आपको होम डिलीवरी भी अलाउ कर देंगे, ठीक है, होम डिलीवरी अलाउ करने चले थे. ये स्विगी जोमेटो से आप बियर ऑर्डर कर सकते हो. दूसरे लेके आए कि हम लोग 24 आवर्स वुमेन के लिए क्लब और पब बनाएंगे ताकि वहाँ पे वो लोग ड्रिंक कर सकती हैं, एंजॉय कर सकती हैं. ये हमारे एमपी इंदौर में लेके आए थे कमलनाथ जी जब उस टाइम सरकार बनी थी. तो ये सब क्यों कर रही है सरकारें, क्योंकि उन जीएसटी के बाद उनका रेवेन्यू का सोर्स बहुत कम हो गया है. ओके, इस वजह से आज स्टेट खुद एक्टिवली प्रमोट कर रहा है अल्कोहल कंजम्पशन को. सम स्टेट्स आर एक्सप्लोरिंग ऑनलाइन अल्कोहल डिलीवरी थ्रू प्लेटफॉर्म सच एज स्विगी, जोमेटो एटसेट्रा. ओके, नाउ द लीगल ड्रिंकिंग एज डिफर्स अक्रॉस स्टेट रेंजिंग फ्रॉम 18 to 25 ईयर्स. बट दुकान वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 16 साल के स्कूल के बच्चे को भी दे देते हैं. द जीएसटी एक्ट एक्सक्लूड लिकर फ्रॉम द सेल टैक्स, लिविंग अल्कोहल टैक्सेस टू द स्टेट्स ऑफन वेगली डिफाइंड इन एक्साइज पॉलिसी. आपने ये जो अल्कोहल पे लगने वाला टैक्स स्टेट्स के हाथ में छोड़ दिया ना, इसलिए स्टेट्स आज इस शराब को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं. इंडिया लैक ए यूनिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन अल्कोहल रेगुलेशन. हर स्टेट की अलग अलग अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं, जबकि हमारी नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी जो 2014 में आई थी, इट रिकग्नाइज्ड the role of alcohol in mental illness and suicide prevention and suggested the need for specific action plan. तो ये एक पॉइंट जो आपको याद रखना है.
दूसरा, नेशनल सुसाइड कैपिटल है हम लोग वर्ल्ड की, पता है आपको। नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी 22 ऑल्सो आइडेंटिफाइड अल्कोहल एज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड। ये हो गया दूसरा पॉइंट। उसके अलावा एक और पॉलिसी लेके आए थे ऑन कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड ऑल। उसने भी कहा था देयर शुड बी अ नेशनल अल्कोहल पॉलिसी। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं आगे के लिए? फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू मूव बियॉन्ड शॉर्ट टर्म रेवेन्यू थिंकिंग, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट, एंड अडॉप्ट ए सिस्टम अप्रोच ग्राउंडेड इन बोथ एविडेंस एज वेल एज एक्विटी। तो इसमें ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। फर्स्ट, अफोर्डेबिलिटी, यानी कि हमें प्राइस ऐसे रखने होंगे जो डेटर करे लोगों को, यानी कि अगर 100 रुपये की चीज़ आपको 700 रुपये की मिलेगी तो आप नहीं लोगे रोज़ रोज़। ओके। सेकेंड इज एलोकेशन, कि यहाँ पे आप जो हेल्थ टैक्स है, जो अल्कोहल पे आप सेस वगैरह लगाते हो, इसको आप जनरल रेवेन्यू में मत डाल दिए। इससे आने वाले सेस को या शराब से आने वाले टैक्स को आप यूज़ कीजिए ऑन जनरेटिंग दिस अवेयरनेस। ओके, उसमें यूज़ कीजिए आप। नेक्स्ट इज एक्सेसिबिलिटी, यानी इसको एक्सेसिबल हर जगह मत कीजिए कि आप मेट्रो स्टेशन से उतरे, शॉप है, ठीक है, मंदिर से निकले, शॉप है, स्कूल से निकले, शॉप है सामने। तो ये एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको जितना ज़्यादा इसकी अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर सको उतना करो। सिर्फ 3 स्टार से ऊपर वाले रेस्टोरेंट में ही रखिए ताकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वही जाए। एडवर्टाइजमेंट, स्पेशली ये सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट कंट्रोल करना ज़रूरी है। अट्रैक्टिवनेस, अब वो आपने कुछ केन वगैरह देखी होंगी, बॉटल्स देखेंगे आप, उस पर काफ़ी अट्रैक्टिव लोगोस वगैरह होते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ये बॉटल है और इस पर बस एक वाइट कलर की कोटिंग है और उस पर बस डेंजर टाइप का कुछ लिखा है या फिर फोटो बना हुआ है कैंसर का, ठीक है। जस्ट एक वाइट रैपर लगाओ और उस पर कैंसर का लोगो लगा दो, तो हो सकता है कि इसकी अट्रैक्टिवनेस थोड़ी कम हो सके। अवेयरनेस पब्लिक में ला सकते हो कि इससे आपको कैंसर होगा, मेंटल इलनेस होगी, जनरेशनल पॉवर्टी आएगी, स्पेशली रूरल लोअर क्लास की जब हम बात करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का, अल्कोहल। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो अल्कोहल रिलेटेड कंटेंट है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको सप्रेस किया जा सके। ओके, तो ये 6-7 कुछ तरीके हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अल्कोहल को। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।